आभार सहित हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से कि एक विशेष कलाकृति उपहार स्वरूप आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। देवीसज्जनों, ये उत्तराखंड की एक पारंपरिक एपन कला है जिसमें लाल, गेरू और सफेद चावल के लेप से बने देवी देवताओं, प्रकृति और शुभ प्रतीकों को दर्शाया गया है। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री अमित कुमार घोष जी से, हमारे अपर मुख्य सचिव मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन, कि आप आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करें। ये ट्री ऑफ लाइफ, जीवन वृक्ष, देवी सज्जनों, ये विशेष पेंटिंग जिसकी शाखाएं विकास और उन्नति का प्रतीक है और इसकी जड़ें खुशहाली और कल्याण को दर्शाती हैं। और आदरणीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी का भी स्वागत, एक विशेष पेंटिंग जिसमें जो मोर की मधुबनी वास्तु पेंटिंग है उसे भेंट करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ। देवी सज्जनों, ये मधुबनी कला और साथ में वास्तु शास्त्र सिद्धांतों को साथ में जोड़ती है और मोर का प्रतीक सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सामंजस्य को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, उत्तर प्रदेश को एक हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष उसको प्रमोट कर रही है। और आप सभी जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उनके सेक्टर 28 में एक 350 एकड़ का मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें अनेक स्टार्टअप्स और अनेक कंपनियां देश की यहाँ पर अपनी इकाइयां लगाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राजीव छिब्बर जी को, जो कि एमेड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एमेड हमारे मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स की एक शीर्ष संस्था है जो घरेलू विनिर्माण, नीति संवाद और आत्मनिर्भर मेडटेक को प्रोत्साहित करती है। उनके विचारों को आमंत्रित करते हैं श्री राजीव छिब्बर जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग जगत के सहयोगी और उपस्थित सभी साथियों, आज यहाँ उपस्थित होकर उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में मेडिकल डिवाइस क्षेत्र को स्वास्थ्य क्षेत्र की एक रणनीतिक क्षेत्र को मान्यता देना मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। ये निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया और भारत के मेडिकल डिवाइस एवं इनोवेशन चिकित्सा तकनीकों को वैश्विक केंद्र बनाने का एक विजन सशक्त रूप से तैयार करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस दृष्टिकोण को अपनाना यह स्पष्ट करता है कि राज्य इस क्षेत्र में नेतृत्व के लिए तैयार है। मान्यवर, 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की परिकल्पना केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवाओं, इनोवेशन और आर्थिक विकास को एक साथ बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम है। मैं ये पार्क न केवल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाएगा, बल्कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देगा, वैश्विक निवेश आकर्षित करेगा और उत्तर प्रदेश को मेडिकल डिवाइस निर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा क्लिनिकल वैलिडेशन का प्रमुख केंद्र बनाएगा। मैं यहाँ पर उपस्थित अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों के सहयोग के बिना इस कार्य को संभव होना नहीं देख पा रहा था। मैं यूपी प्रमोट फार्मा काउंसिल, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तथा श्री जीएन सिंह जी के मार्गदर्शन के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं आईमेड सचिवालय, मंच पर उपस्थित यहाँ पर जितने भी अतिथिगण हैं, मेरे उद्योग जगत के सहयोगी एवं मेरे अन्य सहयोगी डॉक्टर आशीष इंडियानी, राजीव नाथ जी, पवन चौधरी जी का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यहां पर CDSCO एवं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी आभारी हूं, जिनकी भूमिका गुणवत्ता, विकास और वैश्विक स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने में मेडिकल डिवाइस क्षेत्र को आगे बढ़ाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह एक विशेष रूप से बात कहना चाहूंगा कि इस इतने व्यापक सहयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज देश का ही नहीं, संभवतः वैश्विक स्तर पर भी एकमात्र ऐसा राज्य बनकर उभर रहा है जहां क्लिनिकल रिसर्च,
की आवेदन प्रक्रिया और कौशल विकास की एक संगठित ढांचे को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल राज्य में उच्च वेतन वाले रोजगार सृजित होंगे, बल्कि निवेश और इनोवेशन को नई गति मिलेगी। आज इस MOU को हस्ताक्षर करते वक्त मैं पूरे इंडस्ट्री की ओर से एक गर्व महसूस करता हूं। ये सरकार, उद्योग और एकेडमी जगत के बीच एक साझा प्रतिबद्धता और दीर्घकालिक सहयोग का प्रतीक बनके आज सामने खड़ी है। हम सब इस विजन को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश को मेडिकल डिवाइस एवं स्वास्थ्य एवं इनोवेशन को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए पूरी तरह से प्रबद्ध हैं। धन्यवाद मान्यवर। बहुत बहुत धन्यवाद मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स के विचारों को यहाँ पर रखने के लिए। और उत्तर प्रदेश इसके साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग को और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करते हुए आगे बढ़ रहा है। और देवी सज्जनों, अब इंडस्ट्री लीडर्स के पर्सपेक्टिव को भी आमंत्रित करते हैं और मंच पर हमारे साथ भारत की अग्रणी मेडटेक कंपनी विप्रो GE हेल्थ केयर के चीफ कमर्शियल ऑफिसर यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री VS राघवेंद्र राव। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए। Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji, dignitaries of the dais, policy makers and industry leaders and colleagues, thank you for giving us the opportunity to present our perspective on medical technology and innovation around that. I am Raghavendra Rao, Chief Commercial Officer for Wipro GE Healthcare. All of you would know medical devices are central to healthcare delivery in the country. Worldwide, nearly 70% of all the clinical diagnoses are dependent on medical device technology. So anywhere you look around, safe, accessible, and quality diagnostics is no longer a luxury, but it's very fundamental to the healthcare ecosystem in a modern healthcare system. At Wipro GE, we are deeply committed to this mission. India is one among the fastest growing markets worldwide. We, over the last 3 decades, have invested close to about $4 billion in local manufacturing, R&D, and service infrastructure. Our belief is very clear. Domestic capacity is the path for sustained growth and for improving accessibility and affordable care in this country. Our strategy is rooted in innovation-led localization, serving both domestic and export markets. In line with this vision, we have committed ourselves for an additional $1 billion of investment over the next 6 years. Indian medical device industry is close to around $13 to $15 billion today, expected to grow almost to about $30 billion by about 2030. It's a very fast, healthy double-digit growth rates is what we are witnessing here. Yet, nearly 70% of the medical devices are imported today in the country. And most of it is pronounced in diagnostic imaging and in critical care. The highlights a significant opportunity and a responsibility for us to pivot to domestic manufacturing. Uttar Pradesh, with a population of close to about 240 million people, has a great scale and an opportunity to make public health impact at large scale and magnitude. Even modest improvements in this direction have ability to make significant changes to affordable healthcare and quality healthcare across the length and breadth of UP and even the country. The sector offers great export potential. Today we are around $3 billion, but the interest in this segment is growing with rising demand in countries like Asia, Africa, and Latin America. With the right ecosystem, Uttar Pradesh and India together can emerge as the global hub for high-quality, affordable medical technologies. We sincerely appreciate Government of Uttar Pradesh for the medical device policy of 2023. They focus on capital, interest subsidies, R&D support, patent assistance, and dedicated medical device parks is clearly a direction
for strong support for this particular sector for the long term. At the same time, it is important to recognize that medical device technologies are capital intensive, highly regulated, and innovation led. Sustained growth in this sector needs few critical enablers. First of all is policy certainty and long-term visibility. Investments in this particular sector are done over 10 to 15-year horizon, and continued support through stable policies, alignment with global standards, and encouragement for local sourcing would go a long way in shifting the mindset from cost-centric to innovation-led. Second, innovation and R&D must be strengthened. Globally, 7 to 10% of annual revenues of organizations are invested in R&D, but in India it's significantly lower. Targeted incentives for R&D with prototyping, testing, and clinical validation in partnership with medical institutions and hospitals would transform our assembly-led manufacturing to a true design-led innovation. The benefits of domestic manufacturing are very well established. It reduces the cost significantly and improves affordability and accessibility for population at large. More than anything else, a rupee invested in this particular segment invites 5x of investment from private sector, creating a domino effect and a cascading benefit for the economy. At Wiproji Healthcare, we remain fully committed to expanding our manufacturing and R&D footprint, and this is aligned to both India and the state healthcare priorities. With continued collaboration with government, industry, Uttar Pradesh, and India have huge potential to become leaders in medical device, manufacturing, and innovation. I'll close by saying strong healthcare system today means a stronger India tomorrow. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक कंज्यूमर ड्रिवन हेल्थ केयर सेक्टर से एक प्रोडक्शन ड्रिवन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हेल्थ केयर सेक्टर और एक आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट हेल्थ केयर सेक्टर की दिशा में जो आपका योगदान है और जो प्रतिबद्धता है उसका हमें हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सुझावों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देवी सज्जनों, भारत सरकार के पर्सपेक्टिव को आमंत्रित करते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में जो केंद्र सरकार का पॉलिसी रोड मैप है उसे आमंत्रित करते हुए मैं निवेदन करती हूँ श्री मनोज जोशी जी को, सचिव औषधि विभाग, भारत सरकार, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर मेडटेक नीति और विनिर्माण को सशक्त करने में नेतृत्व उल्लेखनीय रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, साथियों, भारत में मेडिकल डिवाइसेस उद्योग में कई सेगमेंट्स हैं। हम सबको एक साथ मिलके जब बोलते हैं तो शायद उसमें बातें इधर उधर खो जाती हैं। एक कंज्यूमेबल सेक्टर है जिसमें भारत ठीक कर रहा है। दूसरा हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस है जो ज़्यादातर जिनकी रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट विदेश में ही होता है। इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है पर छोटे तौर पे होती है। फिर एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट है जिसमें भारत ठीक कर रहा है और आगे करने की गुंजाइश अच्छी है। और चौथा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही है इमेज एनालिसिस के लिए, चाहे वो सीटी स्कैन हो, एक्सरेज हो, तो इन किसी भी क्षेत्र में अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि हम पूरी दुनिया के लिए बनाएं, क्योंकि जितना इजीली आजकल इंपोर्ट हो सकता है तो आप सिर्फ भारत के लिए अगर कुछ बनाते हैं तो आप में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कॉस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज दूसरों को मैच करना संभव नहीं होता है। तो अगर आप दुनिया के लिए बनाते हैं तभी आप उसके रॉ मटेरियल पूरा इकोसिस्टम यहाँ डेवलप कर पाएंगे, तभी उसकी क्वालिटी और कॉस्ट मैच कर पाएगी। तो लोअर एंड जो कंज्यूमेबल एंड है, एक तो इस पे हम थोड़ा और फोकस करें। लोअर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, ये सारे एरियाज में हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम पूरा इकोसिस्टम इंडिया में एमआरआई या
लीनियर एक्सेलरेटर्स के लिए बनेगा उसमें समय लगेगा, पर लोअर एंड में हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, खासतौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा हम कर सकते हैं। दूसरी बात हमें इस पे ध्यान देनी होगी कि क्रेडिबिलिटी इस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स के दिमाग में हो चाहे जनता के दिमाग में हो। वो अगर प्रोडक्ट को अच्छा मानेंगे तभी इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए रेगुलेटर, चाहे वो केंद्रीय रेगुलेटर हो चाहे स्टेट के रेगुलेटर हो, एक गुणवत्ता पे ध्यान देना, क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। नहीं तो डॉक्टर्स मान लेते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट है, अच्छा नहीं होगा, इम्पोर्टेड लेके आओ। तो हमको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए क्वालिटी और रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए स्टेट रेगुलेटर को भी बड़ा अच्छा काम करने की ज़रूरत है। भारत सरकार PLI स्कीम द्वारा, रिसर्च ग्रांट द्वारा काफ़ी एफर्ट कर रही है। साथ में ही इम्पोर्टेड इकोसिस्टम के साथ कैसे सामंजस्य बिठाएं, जो PLI बेनिफिशरीज आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री आ रही है, क्योंकि कई बार चीप इंपोर्ट उनका की प्रोग्रेस को रोक देता है। तो इस पे हमें ढंग से सेक्टर वाइज काम करने की ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट से एक हमारी गुजारिश है कि मैन पावर अवेलेबिलिटी, इसमें स्टेट का बड़ा रोल है। हमारे यहाँ काफ़ी कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग के, दूसरे जिस पे ग्रेजुएट्स आते हैं, सब इंडस्ट्री में काम करने की क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी नहीं होती। तो हम भारत सरकार और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके उनकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन या इम्प्रूवमेंट पे काम करना चाहेंगे, ताकि गुणवत्ता वाली मैन पावर अवेलेबल हो, क्योंकि यूनिट तो कहीं भी डल सकती है। अगर क्वालिटी मैन पावर और लोकल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट और एक अच्छा रेगुलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर, येडा या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्टिव रोल हो, तो यूपी का विकास में मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री का विकास बहुत अच्छा होगा। भारत सरकार की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत में सेगमेंट वाइज हम फोकस करके मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, और यूपी में मेडिकल डिवाइसेस पार्क जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल हो और वहाँ ज़्यादा यूनिट आए, और यूपी का रेगुलेटरी और एजुकेशनल सिस्टम में भी हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके विचारों के लिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश भारत सरकार के विजन के साथ सामंजस्य रखते हुए एक क्रेडिबल, ग्लोबली ट्रस्टेड और कॉम्पिटिटिव मेडिकल टेक्नोलॉजी और हेल्थ के हब बन सकता है। अपने विचारों को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दिव्यसज्जनों, राज्य सरकार के दृष्टिकोण को आमंत्रित करते हैं और मैं निवेदन करती हूँ श्री ब्रजेश पाठक जी को, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री, जो नीति नवाचार और स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 2026 के भव्य एवं गरिमामयी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राज्य मंत्री, हमारे साथी आदरणीय मैंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य आदरणीय अमित कुमार घोष जी, सचिव औषधि विभाग आदरणीय मनोज जोशी जी, औषधि महानियंत्रक आदरणीय डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी, मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी विप्रो आदरणीय VS राघवेंद्र राव जी, उद्योग जगत के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी हमारे ऑफिसर्स, स्टेक होल्डर्स, भाइयों तथा बहनों, आज हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला में एकत्र हुए हैं। किसी भी राष्ट्र की यदि हम पूर्व आकलन करते हैं, आगे बढ़ने के सारे आयाम हमें तय करने के पहले हेल्थ सेक्टर को सबसे मजबूती देनी होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हर सेक्टर को महत्व दिया, लेकिन हेल्थ सेक्टर को सर्वाधिक महत्व देने का काम किया। हम अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के पैमाने पर भारत की चर्चा विशेषकर वैज्ञानिक क्षेत्र में होती है। हेल्थ सेक्टर को हम किस ढंग से बेहतर बना सकते हैं और भारतवर्ष के हेल्थ सेक्टर की अगुवाई उत्तर प्रदेश करे, उस दिशा में ये प्रमोट फार्मा
हम लोगों ने आपके समक्ष रखा है। इसके माध्यम से हम विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे। जो हमारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल वाले हैं, या विभिन्न सरकारों के बीच में या अपने केंद्र सरकार के बीच में एक बेहतर सेतु का काम प्रमोद फार्मा करेगा। हम आप सबको इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं, इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव में आप सब आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। विश्व स्वास्थ्य संगठनों के आकलन के अनुसार लगभग 60 से 70% स्वास्थ्य निर्णय समय पर सटीक डायग्नोसिस पर निर्भर करते हैं। इसमें हेल्थ टेक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल हेल्थ को नीति के केंद्र में रखा गया है ताकि तकनीकी सीधे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करे। अध्ययन बताते हैं कि टेक्नोलॉजी सपोर्टेड हेल्थ सिस्टम में इलाज की देरी 30 से 40% तक कम हो सकती है। एआई और डिजिटल टूल्स का उद्देश्य डॉक्टर की जगह लेना नहीं बल्कि क्लिनिकल निर्णयों को अधिक सटीक बनाना है। भारत जैसे बड़े देश में मेडटेक समाधान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचे बिना असमानता कम नहीं की जा सकती। रिसर्च ये भी दर्शाती है कि टेक इनबिल्ड हेल्थ सिस्टम में प्रति मरीज लागत 15 से 20% तक हम कम कर सकते हैं। डिजिटल हेल्थ तभी सफल है जब वह सरल, सुरक्षित और भरोसेमंद हो। केवल हाईटेक होना पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हेल्थ टेक का स्केल अब मात्र शिशु स्वास्थ्य, गैर संचारी रोगों और डायग्नोस्टिक में बड़ा बदलाव ला सकता है। सरकार का फोकस है कि इनोवेशन प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पताल और जिला स्तर और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था तक पहुंचे। इन सभी विषयों पर हम चाहेंगे कि आप सब अपने अपने विचार रखें। हम प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि उत्तर प्रदेश में फार्मा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी आप निवेश करेंगे उनको केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों में हम किस प्रकार आपको सहूलियत देकर आगे बढ़ा सकते हैं, हम हर स्थिति में आपके साथ खड़े मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। इस कॉन्क्लेव का क्या महत्व है और विशेष रूप से हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी और अर्ली डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से एक स्वस्थ यूपी, एक स्वस्थ भारत के निर्माण की तरफ, और यदि स्वस्थ यूपी होगा तभी बढ़ेगा यूपी। इस पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, राज्य में क्लिनिकल रिसर्च को प्रोत्साहित करने हेतु और साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश को आमंत्रित करते हुए आज यूपी श्रुति उत्तर प्रदेश स्टेट हेल्थ केयर रिसर्च अपस्केल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव के तहत 2 नई पहलों का लोकार्पण किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं, आप पहले रिमोट का बटन दबाकर यूपी इमरास, जो कि एक इंटीग्रेटेड मेडिकल रिसर्च एप्लीकेशन सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है, उसका आप लोकार्पण करें। ये एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसे क्लिनिकल ट्रायल, फार्मास्यूटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइसेस से संबंधित अनुसंधान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से शोधकर्ता अपने अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं, अनुमतियों एवं प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी द्वारा अनुमोदन समीक्षा की पूरी प्रक्रिया भी इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन संपन्न की जा सकती है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी पुस्तक का आप विमोचन करें। दिव्य क्लिनिकल ट्रायल्स के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य को एक रूपता प्रदान करने हेतु 22 प्रकार के एसओपीज का संकलन इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। इन एसओपीज का उद्देश्य क्लिनिकल ट्रायल्स के नियमन एवं उनसे संबंधित सभी गतिविधियों को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी और नैतिक रूप से संचालित करना है, और ये अपने आप में विश्व में इस प्रकार का पहला प्रयास है। और अब देवी सज्जनों, अपने राज्य के सर्वोच्च नेतृत्व के मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हुए मैं निवेदन करती हूं आप सभी की तरफ से करबद्ध होकर माननीय मुख्यमंत्री, हमारे
उत्तर प्रदेश के परिवर्तन के सूत्रधार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव के आज के इस उद्घाटन सत्र में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, सचिव भारत सरकार श्री मनोज जोशी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन से अमित कुमार घोष जी, औषधि महानियंत्रक भारत सरकार डॉक्टर राजीव रघुवंशी जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर विप्रो जी श्री राघवेंद्र राव जी, आज के इस यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के ही सलाहकार श्री केबी राजू जी, डॉक्टर जीएन सिंह जी, यमुना अथॉरिटीज के सीईओ श्री आरके सिंह जी, उद्योग जगत के हमारे प्रतिनिधिगण श्री सौरभ गर्ग जी, सुनील खुराना जी, जीबी सुब्रमण्यम जी, CRS कंवर जी, श्री योगपाल सिंह जी, श्री ऋषि शर्मा जी, डॉक्टर मनीष राजद, श्री विवेक बीरवान जी, विभव गर्ग जी, राजीव छिब्बर जी, पवन चौधरी जी, और इस फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी अन्य सहयोगीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश के इस प्रथम हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सबके प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस कॉन्क्लेव में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं इसलिए भी आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये कॉन्क्लेव 19 जनवरी से प्रारंभ होनी थी, लेकिन मुझे 19 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम में दिल्ली में मौजूद रहना है, इसलिए मैंने आग्रह किया था कि अगर 18 जनवरी को इसका शुभारंभ हो जाए तो मुझे भी इस आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। और आप सब ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। इतने बड़े पैमाने पे आप यहां पर एकत्र हुए, और वह भी तब जब कल से आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी मॉर्निंग के समय में काफी कम रह पा रही है,
उन स्थितियों में भी आप सबकी उपस्थिति हम सबको उत्साहित करती है। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। हमारे लिए ये कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश यानी 25 करोड़ की इस आबादी के साथ ही अगल बगल के जो राज्य हैं वहां की भी और देशों की भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। सीएससी, पीएससी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मैंने जो प्रारंभ में कहा कि 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की और पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। याद करिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान की सुविधा जब तक नहीं थी तब तक अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार होता था या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो पूरा परिवार कांप उठता था। हम लोगों ने 2014 के पहले ऐसे परिवारों को देखा है कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ, पूरा परिवार उस बच्चे का उपचार करने के लिए आता था, पैसा समाप्त होता था, उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते थे या उस बीमार व्यक्ति को वापस घर लेकर के चले जाते थे, क्योंकि तब न सरकार के स्तर पर कोई सहयोग होता था और न ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा इतनी मजबूत ही थी। लेकिन पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार, 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ
अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है और उसे नहीं प्राप्त हुआ तो हमने उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर भी किया है। तमाम ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें हम लोगों ने अन्य सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारा जो स्वयं का सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम इस सब के बावजूद भी फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यानी 5.5 करोड़ हम लोगों ने गोल्डन कार्ड तो जारी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 करोड़ की आबादी में बाकी के लिए सुविधा नहीं है। सभी लोगों के लिए मेडिकल कॉलेजेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएचसी हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, इन सभी में स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाई जाती है। इसके परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून आता था तो किसी क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कालाजार, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है, और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। डेंगू हो, मलेरिया हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। लेकिन अभी भी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, स्वस्थ दिनचर्या हो, इसके लिए अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि अब हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी इस ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा से हम लोगों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें यमुना अथॉरिटी में जो वहां पर बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। प्रमोट फार्मा पार्क ललितपुर में हमारा विकसित हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट की इस दिशा में अपनी एक नई प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश यानी हम लोग जब अपने यहां जनपदों में देखते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में, अभी मैं देख रहा था यहां पे जो डिवाइस लगाई गई हैं, अलग अलग जो स्टार्टअप अलग अलग लोगों ने या हमारे यूथ ने विकसित किए हैं, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी का और उसका स्वयं का स्मार्टफोन या टूल के माध्यम से कैसे स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके वह इस लक्ष्य को आसानी से अचीव करने में सहयोग कर सकता है। आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और उस दिशा में मैं सबसे पहले आपको इस बारे में कह सकता हूं कि हम आज जब देखते हैं, मैं मानता हूं आज भी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ कर सकते हैं।
गांव में बैठा हुआ व्यक्ति उसको बहुत दूर तक ना आना पड़े, बल्कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो जाए कि किस स्टेज में उसको जाना है। हमने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में सफलता इसलिए प्राप्त की, हमने कहा भाई इंसेफ्लाइटिस का यह पेशेंट है, इसको सबसे पहले समय पे इसको डिटेक्ट करो, समय पे उपचार हो जाए और लोकल सेंटर में उपचार हो। ऐसा नहीं कि उपचार करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जा रहा है, अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका पीएचसी है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है तो वहीं पे उसको उपचार की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, ये प्रक्रिया जब सख्ती से लागू की गई और ये तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी यह पता लगना चाहिए कि किस गांव से आया है और उसकी बीएसटी लिखी होनी चाहिए कि कौन डॉक्टर इसको रिफर कर रहा है। और अगर बिना बताए वहां से कोई व्यक्ति आ गया तो उसको एडमिट मत करो, वापस भेजो, और अगर वहां कोई उसको पूछने वाला नहीं तो उनकी जवाबदेही तय करो जो फील्ड लेवल का हेल्थ वर्कर है। परिणाम क्या हुआ? ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। परिणाम क्या हुआ? मात्र 2 वर्ष में, 40 वर्ष में जो बीमारी एक महामारी बन चुकी थी, 50,000 मासूम बच्चों को खो चुका था जो यूपी, उस बीमारी को मात्र 2 वर्ष के अंदर हम लोगों ने नियंत्रित कर लिया, पूरी तरह समाप्त कर दिया। और मेरा मानना है टेक्नोलॉजी से संभव है। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मैं दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की उस एक घटना का जिक्र जरूर करूंगा इस अवसर पर आपसे, और आज के दिन पे टेक्नोलॉजी से हम उसको कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में है। उसका जो कार्यकाल है आज से 2500 वर्ष पुराना है। तक्ष ये भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र के नाम पर तक्षशिला, और तक्षशिला ये तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में एक था। उसने दुनिया को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक दिए, अभियंता दिए, व्याकरण की यानी पाणिनि का व्याकरण भी उसी विश्वविद्यालय की देन है। चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री भी उसी विश्वविद्यालय की देन है। और जब इस प्रकार के केंद्र बनते हैं तो वह केंद्र केवल शिक्षा के केंद्र नहीं होते, वह केवल नवाचार के केंद्र नहीं होते, शोध के केंद्र नहीं होते, बल्कि वह उस पूरी व्यवस्था के स्वर्ण युग की ओर ले जाने के एक महत्वपूर्ण आधार भी बनते हैं। और यही हुआ था। वहां पर एक विश्व प्रसिद्ध औषधि वैज्ञानिक तैयार हो रहा है, वो वहां पे तैयारी कर रहा है, देख रहा है, और उसका नाम था जीवक। जीवक नाम का जो वैद्य था वो अपनी वैद्यकीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां गए थे। कई वर्ष हो गए उन्होंने वहां पर अपनी शिक्षा अर्जित की, और कई वर्ष के बाद उन्हें लगा कि उन्हें वापस अपने देश को जाना है। तो उन्होंने अपने आचार्यों से इसके बारे में अनुरोध किया कि अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब मैं जाना चाहता हूं, वापस अपने समाज के बीच में, अपने देश के बीच में जाना चाहता हूं, मैं वहां कुछ कार्य करना चाहता हूं। तो उनके आचार्यों ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि भाई ठीक है, एक काम करो, अगर तुमने बहुत कुछ सीख दिया, तुम पारंगत हो गए हो, तो बताओ इस जंगल में, इस सामने जो जंगल है, इस जंगल में जाके देखो कौन सा ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण नहीं है, उसको ढूंढ के लाओ।
वो जाते हैं, 15 दिन 20 दिन उन्होंने वहां पे खूब विचरण किया, देखा, उनको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, वापस आते हैं। वापस आने के बाद उन्होंने अपने आचार्य से एक ही बात कही। वापस आए तो आचार्य से उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण का तत्व मौजूद न हो। यानी उन्होंने उस बात को किस रूप में प्रस्तुत किया? नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी मूल ऐसा नहीं, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। और यही उनके पारंगत होने का, यानी यही उनका प्रमाण था कि हां, अब आप योग्य वैद्य हो गए हैं, अब आप समाज की सेवा सही ढंग से कर पाएंगे। और यही उनके आचार्य ने उनको कहा कि भाई अब आप जाइए, आप योग्य वैद्य के रूप में समाज की सेवा कर पाएंगे। और मैं कहता हूं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भारतीय मनीषा हमेशा इस बात को कहती है, अगर नास्ति मूलो अनौषधय है तो हम इस बात को मानते हैं कि भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई अयोग्य नहीं है, बशर्ते अयोग्य तभी कोई है जब तक कोई योजक नहीं है। एक योग्य योजक के रूप में आज सरकार की पॉलिसी आपके सामने है, सरकार की उस फील्ड से जुड़े हुए कार्य भी आपके सामने हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, यानी मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पे उत्तर प्रदेश का मतलब केवल 25 करोड़ की आबादी का राज्य नहीं है। यहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग लगभग 35 करोड़ से अधिक लोग करते हैं। यूपी की जो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब का उपयोग इतने लोग करते हैं। आप आइए यूपी के अंदर, मेडिकल डिवाइस पार्क है, प्रमोट फार्मा पार्क है, या इस फील्ड में जुड़े हुए अलग अलग उसमें, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने में सफल हो सकता है। यह संभव है, मैं इस बात को मानता हूं। थोड़ी सी हम लोगों को उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया हमारी गांव-गांव में बैठ के हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं उसका आपको देना चाहूंगा, वह है कोविड कालखंड का। और कोविड कालखंड में हम लोगों ने इस बात को देखा था, हम लोगों ने उस समय एएनएम आशा वर्कर का बेहतर उपयोग किया था। हम लोग इस बात को मानते थे, यूपी जैसे राज्य में लोग चिंतित थे कैसे कोविड को नियंत्रित करेंगे। हम लोगों ने कहा हम करेंगे। हम लोगों ने सभी हेल्थ वर्कर्स से कहा था, जो फील्ड लेवल के हेल्थ वर्कर्स थे उनसे हमने कहा भाई आपको जो सुविधा चाहिए आप सरकार से बोलिए, सरकार आपको सभी प्रकार की सुविधाएं देंगे। कोर्ट ने उन्हें बाद में, माननीय न्यायालय ने उन्हें बाद में सुरक्षा का कवर दिया था। हम लोगों ने पहले उन्हें सुरक्षा का कवर उपलब्ध करवा दिया था कि दुर्भाग्य से अगर किसी की मौत होती है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी, सरकार उनको हर प्रकार से सुरक्षा का कवच देगी। और परिणाम इतना बेहतरीन कार्य उन्होंने किया था, वे घर घर जाती थी, स्क्रीनिंग करती थी। कहीं कोई फीवर का पेशेंट है, कहीं कोई खांसी का पेशेंट है, कहीं कोई इस प्रकार का पेशेंट, उसको लाकर के तुरंत उपचार शुरू कर देते थे। उन्हें घर से अलग उनकी व्यवस्था कर देते थे, क्वारंटीन कर देते थे। परिणाम क्या था? 25 करोड़ की इस आबादी में हम लोग बेहतरीन प्रबंधन करने में सफल हुए थे। और मेरा मानना है कि ये चीजें संभव है। स्क्रीनिंग की इस प्रक्रिया को हम आज हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन के माध्यम से और आसान कर सकते हैं। अभी यहां पे एआई का, हेल्थ केयर का एआई कॉन्क्लेव हुआ था अभी गत सप्ताह ही, और मैं देख रहा था कि स्मार्टफोन के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया कितनी आसान हो सकती है। यह संभव है। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हम लोग सामान्य
पेशेंट को, जिसको केवल वायरल फीवर हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, वह क्यों किसी टर्सरी केयर के सेंटर में जाकर के वहां के अन्य लोगों के समय को किल करे? उसकी स्क्रीनिंग उसी स्तर पर हो सकती है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, गांव के कॉमन सर्विस सेंटर पर, गांव के सचिवालय पर। टेलीमेडिसिन की सुविधा और टेली कंसल्टेशन की सुविधा वहां पर भी दी जा सकती है। इसको और आसान बनाया जा सकता है, इस दिशा में और अच्छे कार्य आगे बढ़ाए जा सकते हैं, और जहां पर फिर यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। बहुत बड़ा फील्ड है, न केवल यूपी के लिए बल्कि देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। आप बेहतरीन मेडिकल डिवाइस बना सकते हैं, प्रमोट फार्मा पार्क के माध्यम से यहां पर अच्छी औषधियों का निर्माण कर सकते हैं। और ये तो आप देखिए, इस बात को जानते ही हैं कि जब क्राइसिस होती है तो याद रखना, हर व्यक्ति अपनी मोनोपोली करेगा। दुनिया आपके साथ वही व्यवहार करेगी जो आप लोगों ने कोविड कालखंड में देखा है, झेला है। और जिस विपरीत परिस्थितियों का उस समय हम लोग इस बात को देखते थे कि लंबे समय तक हम लोगों को झेलना पड़ा था। उस समय सेमीकंडक्टर के उसमें, जब उस समय वो उनकी डिवाइस और कंडक्टर नहीं मिल पा रहे थे, आपने देखा होगा सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद हो गई थी, एकदम बंदी की कगार पर पहुंच गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो जिनकी मोनोपोली थी वे लोग जबरन इसमें कर रहे थे, नहीं दे रहे थे, प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, सप्लाई नहीं कर रहे थे, सप्लाई चेन उन्होंने बाधित कर दी थी। हमें स्वयं भी इस दिशा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। और आज के दिन पे आवश्यक है कि अगर हम यहां पे तो करें, मेक इन इंडिया के लिए तो हम करें ही, प्रधानमंत्री जी के इस विजन को तो कार्य करें ही, लेकिन साथ साथ में फॉर द वर्ल्ड के लिए भी अगर हम कुछ कर पाएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा केंद्र भारत बन सकता है, उत्तर प्रदेश बन सकता है। और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में आप सबको आमंत्रित करती है कि आप उत्तर प्रदेश में आइए। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण मिलेगा, सिंगल विंडो की सुविधा आपको प्राप्त होगी यूपी के अंदर। कहीं भी आपको दूसरे टेबल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और एक समय सीमा के अंदर इन सभी कार्यों को उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग करके दिखाएंगे। आज के इस अवसर पर आप सभी लोग आए, एक दिन पहले आकर के मुझे भी इस आयोजन में भागीदार बनने का आपने अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार आपके इस पॉजिटिव रिस्पांस के लिए सदैव आपके साथ खड़ी होकर के इन समस्याओं का समाधान करेगी, और आपके साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ाने में हर प्रकार का सहयोग करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उच्च व ज्ञानवर्धक विचारों